नमस्कार, जेएच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट है, चाहे जो नए जो बीपीएससी पिछले 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं या पहली बार जिनका मेंस होने जा रहा है इस बार, और 17वीं पीटी अच्छा हो गया है और वो 17वीं का मेंस मेंटली अपने आप को धीरे-धीरे प्रिपेयर करें। उसमें एक बड़ी समस्या जो रही है वो रही है करंट अफेयर्स को लेकर के। आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो जीएस का पेपर 1 है उसमें टोटल 3 सेक्शन है, आपको पता होगा। और उन 3 सेक्शन में से जो सेकंड वाला सेक्शन है, ये देख लीजिए यहाँ पे, तो जनरल स्टडी का जो पेपर 1 है जो 300 मार्क्स का है, उसमें टोटल 3 सेक्शन है, जिसमें से जो पहला सेक्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा है करंट और तीसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम और उसके बाद जाकर के इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो ये सेकेंड सेक्शन है ये 114 अंक का है और ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सेक्शन है। इसके अलावा जो करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो पेपर 2 के पॉलिटी वाले पार्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसके इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले यानी सेक्शन 2 में भी पूछ लिया जाता है और साइंस टेक में भी पूछ लिया जाता है। जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं, जो साइंस टेक वाला होता है, उसको यहाँ नहीं पूछ करके, जैसे आप चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को पिछले बार यहाँ नहीं पूछ करके पेपर 1 के सेक्शन 2 में पूछ लिया गया। ठीक उसी तरह से कभी कभी इकोनॉमी और ज्योग्राफी, जैसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई, तो वो यहाँ नहीं पूछ करके विदेशी व्यापार जो नीति है वो यहाँ पे पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन आते रहे। इसी तरह से पॉलिटी में मान के चलिए वन नेशन वन इलेक्शन है या फिर जातिगत जनगणना है, तो जातिगत जनगणना को उन्होंने क्या किया, करंट में नहीं पूछ करके उन्होंने पॉलिटी में पूछ लिया। यानी यदि मैं बात करूं तो जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो सिर्फ यहाँ के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पेपर 2 जो जीएस है उसके तीनों सेक्शन में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। अब देखिए इसमें समस्या क्या आती है छात्रों के साथ। समस्या ये आती है कि ज़्यादातर संस्थानों में इसकी डिटेल होती ही नहीं है। सिर्फ इसमें, चाहे आपने 67वीं में कहीं पे मेंस पढ़ा होगा, 68वीं के लिए पढ़ा होगा, 69वीं, तो जो 67वीं 68वीं के लिए जिन लोगों ने मेंस पढ़ा है उनका कम से कम ये सेक्शन तो अब फिर से तैयार करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जहाँ पे रनिंग कोचिंग चल भी रही होती है वहां पे अंतिम 10 दिन 15 दिन पहले जैसे तैसे करके इस इशू पे लेक्चर दे दिया जाता है सिर्फ, और कुछ पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। मुझे लगता है चूंकि करंट अफेयर्स में ना सिर्फ मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं, बल्कि करंट अफेयर्स की देश की कुछ नामी जो बड़े बड़े पब्लिकेशन है उसमें मैं न्यूज एडिटर के रूप में काम कर चुका हूं, समाचार संपादक के रूप में काम कर चुका हूं। मेरा बैकग्राउंड रहा है करंट अफेयर्स का। कई सारे पत्रिकाओं में मैं उप संपादक यानी सब एडिटर के रूप में करंट अफेयर्स की मैगजीन में रहा हूं। उसके अलावा करंट अफेयर्स के कई सारे अन्य जो मैगजीन वगैरह, तो उसमें भी यदि मैं बात करूं तो उसमें भी मैं एज ए न्यूज़ एडिटर काम कर चुका हूं। इस लाइन में टीचिंग में आने से पहले, टीचिंग में मेरा 8 साल का अनुभव है। 2016 से मैं टीचिंग करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब तो 2024 ख़त्म भी होने वाला है। तो इस दौरान जो मेरा जितना भी अनुभव रहा है, जो मेरा मीडिया का बैकग्राउंड रहा है, मेरा टीचिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो उसके आधार पर ये वो सेक्शन है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। और अभी अभी आप लोगों को जो मैंने करंट अफेयर्स का पीडीएफ शेयर किया था प्रीलिम्स का, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उसी पीडीएफ से आ गया है। मैं वीडियो तो आप देखेंगे डिटेल में, आपको पता चलेगा। कई लोग दावा करेंगे मेरे पढ़ाए में से आ गए, लेकिन उनके वो लेक्चर अवेलेबल नहीं है। लेकिन मेरे जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ है वो तो सबके सामने, यहाँ तक कि टेलीग्राफ में भी बैक डेट पे रखा हुआ है, जाकर के आप उसको मैच कर सकते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। अब आते हैं 17वीं मेंस का करंट अफेयर्स कैसे तैयार होगा। तो 17वीं करंट का जो मेंस अगर आप खुद से तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं है खुद से तैयार नहीं हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि खुद से तैयार करने में क्या क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि लिस्ट ऑफ टॉपिक यानी टॉपिक्स की लिस्ट बनाना सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि टॉपिक का अगर आप लिस्ट बना भी लेंगे तो फिर समस्या यह है कि सोर्सेस
स्रोत कौन कौन सा यूज करेंगे, और तीसरा उसके बाद जाकर के सोर्सेज जब आप यूज करेंगे तो उसके बाद फिर है कि उनमें से कंटेंट कौन सा निकालना है, और उसके बाद कंटेंट निकालने के बाद उसके बाद है जो चौथी समस्या है वो है कि इसको आंसर राइटिंग में कैसे, आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है। और ये चारों समस्या यदि आप सिर्फ करंट अफेयर्स को इस जिद के साथ ले लेंगे कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स खुद तैयार करूंगा या करूंगी, तो उसका परिणाम ये होगा कि आपका जो निबंध, जो नया सेक्शन ऐड हुआ है पूरा का पूरा जीएस, उस पे कब फोकस कर पाएंगे और कैसे फोकस कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है एक छात्र के लिए। तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ इस सेक्शन को, तो स्वाभाविक रूप से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी हूँ इसमें, और पिछले कई साल से अनुभव भी रहा है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के हम लोगों ने एक नया बैच अनाउंस किया है, और ये बैच जो है इसकी फीस जो है वो सिर्फ 2500 रुपये रखी गई है। और इस 2500 में क्या क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। आपको इस 2500 में आपको इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है, चाहे वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बिहार गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट्स, उसके अलावा हिंदी के जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन सब अखबारों के से बहुत सारे सोर्सेस से लेकर के, इंटरनेट से लेकर के आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। और ये जो बैच है, ये बैच आपका शुरू होने जा रही है 17 फरवरी से। अब देखिए क्या है कि करंट अफेयर, जैसा मैंने बताया कि ये है तो पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 का पार्ट, लेकिन इस सेक्शन के क्वेश्चन जो आप करेंगे, जो टॉपिक तैयार करेंगे, वो आपके पेपर 2 के यहाँ पे भी करंट से रिलेटेड, यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई आपकी। अब जाकर के यदि हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये देख लीजिए 69th बीपीएससी में सेक्शन 2 में, पेपर 1 के सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स पूछे गए थे। 5 शॉर्ट नोट्स थे। उसके बाद जाकर के 5 शॉर्ट नोट्स के बाद आप देख लीजिए कि मणिपुर संकट जो चर्चा में था उससे पूछा गया था। उसके बाद जाकर के G20 ये भी चर्चा में था, उससे पूछा गया था। उसके बाद जाकर के समान नागरिक संहिता ये भी चर्चा में था, यूसीसी, चंद्रयान, तो ये सब चर्चे में थे, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। 69th में जैसा मैंने बताया कि जो करंट अफेयर्स को आप अगर पढ़ते हैं तो ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये पेपर 2 के सेक्शन 1, 2, 3 में भी कहीं पे भी आ सकता है। तो सेक्शन पेपर 2 के सेक्शन 1 में भी जातिगत जनगणना पूछ दिया था। जातीय जनगणना को तो मैंने 6 पेज में कराया था डिटेल में। मुझे लगा था कि पूरा डिटेल में भी एग्जाम में पूछ सकता है जातीय जनगणना, कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है, क्यों समर्थन, क्यों विरोध, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिटेल में, मैंने तो आंसर राइटिंग भी कराई थी इस टॉपिक पे। देखिए, हालांकि ये शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था। अब सवाल है कि 17वीं बीपीएससी के लिए क्या है। तो देखिए क्या है कि करंट जो अफेयर्स है एक डायनामिक सेक्शन है, जिसमें मैं अगर यदि दिसंबर में मैं सारे टॉपिक अनाउंस कर दूं कि ये सारे टॉपिक पढ़ के चले जाइए, तो ये मेरे लिए भी जल्दबाजी होगी और आपके लिए भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार अभी चल रहा है, चर्चा में बना हुआ है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जनवरी में चर्चा में आएंगे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो फरवरी में चर्चे में आएंगे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी दिसंबर में तो चल रहा है, लेकिन जनवरी, फरवरी या मार्च तक जाते जाते हमें पता चलेगा कि नहीं, ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। ठीक है, तो कई टॉपिक छटेंगे, कई टॉपिक नए ऐड होंगे इसमें। बावजूद उसके यदि आपको खुद से भी तैयार करना है तो मैंने कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। ये टॉपिक मैं क्लास में कराऊंगा, और मैंने जानबूझ करके फरवरी से इसको 17 फरवरी से इसलिए शुरू किया है इस बैच को, ताकि फरवरी तक चीजें क्लियर होने लग जाएगी। अगर आपका अप्रैल में मेंस होना है तो फरवरी तक टॉपिक्स जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा कि बीपीएससी कौन कौन से टॉपिक से इस बार मेंस में क्वेश्चन उठा सकता है। देखिए, शॉर्ट नोट्स के 5 में 5 की गारंटी नहीं होती है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। 3 आ जाए, 4 आ जाए, बहुत है, लेकिन बड़े क्वेश्चन आपके लड़ने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे आपके तैयारी के रेंज से बाहर हो जाए। शॉर्ट नोट्स में भी मैक्सिमम आ जाना चाहिए। तो अभी से हम लोग क्या क्या करेंगे, देखिए, अभी से अगर आप तैयार करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम आसान बना देता हूं। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ तैयार करना चाहेंगे तो ये होगा कि मैं इसको सारे ओरिजिनल वेबसाइट से
पीआईबी में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, हिंदू में आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस में आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स में आ रही है, या फिर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आ रही है, तो मैं हर जगह से यूज करके इनको डाउन टू अर्थ में अगर कोई टॉपिक आ रही है तो मैं हर जगह से इसको कंटेंट निकाल करके इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों मीडियम में मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। और क्लास में हम लोग हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको आंसर फॉर्मेट में भी तैयार करेंगे। आंसर फॉर्मेट में तैयार करने का मतलब होता है कि उसमें भूमिका होंगे, उसमें मुख्य भाग होंगे, उसमें निष्कर्ष होंगे यानी इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन होगा। आंसर फॉर्मेट में तैयार करने का मतलब होगा कि उसमें मैप बनेंगे, उसमें डायग्राम बनेंगे, उसमें फ्लो चार्ट बनेंगे। ध्यान रखिए इसमें, उसमें मैप बनेंगे, डायग्राम बनेंगे, फ्लो चार्ट बनेंगे, यानी आपके चाहे आईआर हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो, उसमें मैप भी बनवाऊंगा मैं क्लास में, फ्लो चार्ट भी बनवाऊंगा, डायग्राम भी बनवाऊंगा कई जगह जरूरत पड़ेगी तो। और इस तरह से कंप्लीट ऐसा आंसर जिस आंसर में 38 में यदि आप देखेंगे तो आपको 38 में हो सकता है 37 एक मिनट, तो 38 अंक का यदि आप इसमें है तो 30 भी ला सकते हैं। और उसके अलावा 7 या 8 अंक का जो आपका शॉर्ट नोट्स होता है उसमें भी आप 5 या 6 बड़े आसानी से ला सकते हैं। तो आप मेरे साथ भी तैयार करेंगे तो अभी जो टॉपिक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में यदि मैं टॉपिक की लिस्ट बनवा रहा हूं तो ये अंतिम लिस्ट नहीं होगा, इसमें संशोधन होंगे। संशोधन जो होंगे वो परिस्थितियों के अनुसार होंगे, चूंकि तेजी से चीजें बदल रही है आपको, ठीक है, तो तेजी से चीजें बदल रही है तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि आपको बता दूं कि स्वाभाविक रूप से इसमें टॉपिक जो तेजी से बदलेगा तो कुछ टॉपिक ऐड भी होंगे, इसमें नए टॉपिक भी ऐड होंगे, और कुछ जो पुराने टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो पुराने टॉपिक जो है उसमें से रिमूव भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अगर अभी से आप लोग तैयार करते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी तैयार करते हैं, तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। क्लास में भी ये टॉपिक लगभग सारे कराए जाएंगे, कुछ नए टॉपिक और भी ऐड होंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो पिछले बीपीएससी के जो 10 साल के क्वेश्चन के एनालिसिस है पूरी जीएस का, पेपर 1 का सेक्शन 2 और पेपर 2 का सेक्शन 1, 2 और 3, इन सबको एनालिसिस करने के बाद जो कुछ टॉपिक्स निकल करके आए हैं वो उन टॉपिक्स को मैंने सेक्शन बाय बांटा है। और सबसे पहले जो हमने लिया है वो लिया है, देख लीजिए, आप लोग अगर खुद भी तैयार करना चाहे तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आप लोग को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन। तो इन अंतरराष्ट्रीय संगठन में, ठीक है, इन अंतरराष्ट्रीय संगठन में तो आप लोगों के काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ टॉपिक्स लिए हैं, मैंने इनको सेक्शन में बांट दिया है ताकि आपके लिए तैयारी थोड़ा आसान हो जाए। ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लासरूम में भी कराए जाएंगे, क्लासरूम में कुछ और टॉपिक्स भी ऐड होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं कारण भी बताते चलूँगा कि क्यों ये टॉपिक आपको तैयार करके जाना चाहिए बीपीएससी 17वीं मेंस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ये अपने आप में एक क्षेत्रीय महाशक्ति बन करके उभरा है। ठीक है, उसके अलावा इनका ये इंडिया इनके डायलॉग पार्टनर है। चूंकि भारत भौगोलिक रूप से दक्षिण एशियाई देश है तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है, लेकिन ये इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है, यानी कि इंडिया के साथ निरंतर रूप से जब भी आसियान का सम्मेलन होता है तो प्रमुखता से भारत के तरफ से भारत के प्रतिनिधि जाते हैं और आसियान का अलग से भारत के साथ भी वार्ता होती है। तो आसियान लगातार चर्चा में रहता है और इसीलिए आसियान का ओवरऑल भी पूछा जा सकता है, प्लस इसको इंडिया से जोड़ करके भी बन सकता है, क्योंकि आसियान के साथ न सिर्फ आर्थिक आसियान देशों के साथ बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी भारत का बहुत बेहतर हुआ है। और आसियान के जो देश है, पूरा संगठन भारत को प्रमुखता से लेता है, तो स्वाभाविक रूप से आसियान चर्चा में पूरे साल भर बना रहता है कुछ न कुछ कारण से। आसियान से हम लोग पूरा डिटेल में इसको तैयार करके जाएंगे, बैकग्राउंड से लेकर के एकदम करंट तक का। ठीक है, इसको तैयार करके जाना चाहिए। दूसरा एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें भी कोशिश ये होती है, अभी आपने देखा होगा कि एससीओ की बैठक हुई थी जिसमें
में भारत के विदेश मंत्री गए थे पाकिस्तान। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये भी एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे इसको नोट किया जा रहा है। ये एक क्षेत्रीय गठबंधन के रूप में उभरा है और एससीओ की जो बैकग्राउंड से लेकर के जो इसके रिसेंट वाले जो हाल के इसके जो समिट है, सम्मेलन है, उसको तैयार करके और इसके एससीओ में भारत की भूमिका को स्पष्ट रूप से तैयार करके आपको जाना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल साउथ अभी यूपीपीसीएस में कल ही एग्जाम हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ग्लोबल साउथ चूंकि इंडिया इसको लीड कर रहा है, ग्लोबल साउथ यानी विश्व में दक्षिणी साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो देश है, ज्यादातर विकासशील देश है और उन विकासशील देशों का मुखिया के रूप में भारत उभरा है, उनके लीडर के रूप में उभरा है। तो इंडिया की लीडरशिप में आप देखेंगे तो दो बार ग्लोबल साउथ की समिट हुई थी। अभी इस साल जो हुई है वो वर्चुअल समिट हुई है, ठीक है, भारत की लीडरशिप में हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लोबल साउथ एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बैकग्राउंड से लेकर के ग्लोबल साउथ और भारत की क्या भूमिका होगी, भारत कैसे लीड कर रहा है, ग्लोबल साउथ की क्या स्थिति है, इस पे हमें एक डिटेल तैयार करके जाना चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स पूछेगा तो हम शॉर्ट नोट्स भी लिखने की स्थिति में हो, इस हिसाब से हमें तैयार करके चलना है। ब्रिक्स सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहा है तो वो है ब्रिक्स और G20 पिछले दिनों, ठीक है। ब्रिक्स इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में नए देश शामिल हुए हैं और ब्रिक्स के नए देश में शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 बढ़ गई है। ब्रिक्स लगातार अपने हर साल सम्मेलन कर रहा है, दुनिया में एक विकल्प के रूप में उभरा है। जो उभरती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें एक विकल्प के रूप में ब्रिक्स उभरा है और एक तरह से देखें तो ब्रिक्स जो है वो G7 को टक्कर देने वाली स्थिति में, टक्कर से तात्पर्य यहाँ पे युद्ध या लड़ाई से नहीं है, बल्कि ये एक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और ये सब के सब उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। भारत चूंकि इसका फाउंडर मेंबर है और रिसेंटली इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है और इसके नए नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। तो ब्रिक्स तो स्वाभाविक रूप से चर्चा में है ही, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद 2 मेंबर अफ्रीका से और 2 मेंबर जो है वो एशिया से जुड़ने के बाद इसका विस्तार हुआ है। तो इस तरह से ब्रिक्स को पूरे डिटेल में हमें करके जाना चाहिए, इसके किसी एक पार्ट से शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है। क्वाड अभी बहुत चर्चा, इस साल चर्चा में नहीं रहा था। क्वाड यानी कि 4 देशों का संगठन जिसमें यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड देश के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज भी किया जाता है, नौसैनिक अभ्यास भी किया जाता है। प्रशांत महासागर से लेकर के हिंद महासागर में फैले ये चारों जो देश है, इन चारों देशों का ये संगठन है। हालांकि इसका जो मेन जो मकसद है वो मकसद आपस में सहयोग करना है, लेकिन चाइना को इसको लेकर के ऑब्जेक्शन होता रहा है। तो क्वाड एक चर्चा का विषय रहता है, अभी हालांकि चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन किसी कारण से फिर से अगर चर्चा में आ जाए, क्वाड को हम तैयार कर लेंगे बैकग्राउंड के साथ ही, इसके जो रिसेंट चीजें हैं, क्योंकि साउथ चाइना का इशू लगातार बना हुआ है, चाइना का डिस्प्यूट बना हुआ है, इसीलिए क्वाड हमेशा चर्चा में बना रहता है किसी न किसी कारण से। नेटो को तैयार करके आपको जाना चाहिए क्योंकि सारे फसाद की जड़ यही है। नेटो धीरे धीरे पूरब में अपना विस्तार कर रहा है और रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब स्वीडन भी शामिल हो जाएगा, नॉर्वे भी, डेनमार्क भी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो नेटो के 32 सदस्य हो चुके हैं और नेटो और अपना विस्तार कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है रशिया, ठीक है, रशिया रिएक्ट कर रहा है। तो नेटो की ही वजह से आप देखेंगे तो कई जगह विवाद भी हुआ है, यानी कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं नेटो के सदस्यता में इंटरेस्ट दिखाना यूक्रेन का ये भी एक कारण रहा है। तो नेटो तो वैसे भी चर्चा में रहा है, तो नेटो को चूंकि चर्चा में लगातार रहता है तो इसे भी तैयार करके जाना चाहिए। G7 यानी दुनिया की 7 बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति है, विकसित 7 देशों का संगठन है। पहले G8 हुआ करता था, फिर रशिया को बाहर करने के बाद G7 है ये। तो G7 का समिट जो होता है और उसमें लिए गए निर्णय का पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये 7 जो है वो दुनिया के विकसित देश के साथ साथ 7 महाशक्ति है। तो इसका प्रभाव, इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस का प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। G7 आपको तैयार करके जाना चाहिए और एग्जाम से पहले तक की घटनाओं को तैयार
तैयार कर दूंगा मैं आंसर फॉर्मेट में, ठीक है, अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे तो, ठीक है। उसके बाद जाकर के G20 की बात करें तो G20 लगातार चर्चा में बना हुआ है। G20 से पिछले बार भी बीपीएससी ने मेंस में पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि G20 का महत्व खत्म हो गया है। ये विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, आपको पता होगा, पिछले साल, तो तब से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। G20 आपको करके जाना चाहिए, आगे भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है और फुल लेंथ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। COP29 जो कि रिसेंटली अभी अजरबैजान में हुआ था, पर्यावरण एक दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, या पर्यावरणीय मुद्दा। चूंकि पर्यावरण अलग से बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो करंट के इशू में जो लेटेस्ट वाला कोप है यानी COP29 वो भी पूछ सकता है। और उसके अलावा ओवरऑल इसका बैकग्राउंड, कोप का जो पूरा बैकग्राउंड है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीजें आपको करके जाना है। क्या क्या मुद्दे थे अभी रिसेंट जो 29 वाला जो हुआ था अजरबैजान, ये सारी चीजें आपको तैयार करके जाना है। फिर एक और संगठन उभरा है। यदि आप पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, पर्यावरण को लेकर के जागरूक है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जरूर तैयार करके जाना चाहिए। क्योंकि पेरिस जो सम्मेलन हुआ था, जलवायु सम्मेलन जो हुआ था, उसके दौरान भारत के ही लीडरशिप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर भी इंडिया के गुरुग्राम में है। और पूरी दुनिया में ऊर्जा को, जो परंपरागत ऊर्जा की जगह जो स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तरफ, पवन ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये सौर गठबंधन सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों का संगठन है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास स्थित देश है, जहां पे साल में अधिकांश दिन जो है सूर्य जो है वो दिखाई देता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो सौर गठबंधन को तैयार करके जाना है, इंडिया के साथ जोड़ करके, चूंकि इंडिया ही इसको लीड कर रहा है। तो ये एक टॉपिक हो सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। देखिए, लोग क्या करते हैं, सीधे टॉपिक की लिस्ट बना देते हैं। हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांट करके इसको बनाया है। आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तैयार नहीं हो सकता है। हाँ, खुद तैयार करने का मतलब ये होगा कि आपको मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा, और हो सकता है आपको अदर सेक्शन के लिए समय ना बचे आपके पास। और सिर्फ उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला है या बस वैसे ही लिखने वाला है, एवरेज मार्किंग वाला है। तो ये सारी समस्या मैं दूर कर दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में चूंकि अमेरिका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण, अमेरिका न सिर्फ सुपर पावर है बल्कि कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अमेरिका से भी भारत कई सारे हथियार लेता है, आपको पता होगा, जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि बेसिकली मिलिट्री यूज के लिए है, वो लिया गया है। अमेरिका के द्वारा कई सारे रक्षा उपकरण भारत अमेरिका से खरीदता है। उसके अलावा अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले देशों में से है, जहां पे सबसे ज्यादा अमेरिका से ही भारत में इन्वेस्टमेंट आता है। बड़ी मात्रा में भारतीय लोग अमेरिका के नीति निर्माता में शामिल रहे, पॉलिसी मेकर में शामिल रहे। तो स्वाभाविक रूप से यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रूस भारत का परंपरागत दोस्त है, सदाबहार मित्र है, हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर समय भारत के लिए तैयार रहने वाला दोस्त है। इतना ही नहीं, दोनों के साथ रक्षा संबंध के साथ साथ ऊर्जा को लेकर के भी, पेट्रोलियम को लेकर के भी संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, इमोशनल अटैचमेंट है दोनों कंट्री के साथ। तो स्वाभाविक रूप से भारत रूस संबंध को पूरी डिटेल में तैयार करके जाना चाहिए। चीन भारत का पड़ोसी है, चूंकि कितना भी इग्नोर करेंगे तो आप पड़ोसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टाइम टू टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट होते रहता है, हालांकि अब थोड़ा सा कम हुआ है, चाइना थोड़ा बैकफुट पे आया है, लेकिन ओवरऑल चाइना के साथ जितने प्रकार के मुद्दे हैं, जितने प्रकार के संबंध है, जितने विवाद है, सबको आपको करके जाना चाहिए। भारत चीन संबंध, फ्रांस भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर बनकर के उभरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी दावेदार का सपोर्टर रहा है, भारत का रक्षा भागीदार है। राफेल जैसे महत्वपूर्ण जो नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान है वो भारत को सप्लाई कर रहा है। इंटरनेशनल जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है उसमें भारत को खुलकर के फ्रांस के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो दोनों के बीच एक नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया फ्रांस रिलेशन पहले नहीं था मुद्दा, लेकिन अब इसको तैयार करके आपको जाना चाहिए। भारत कनाडा संबंध लंबे समय से रहा है, आज़ादी से पहले से ही भारत के कई क्षेत्रों से लोग कनाडा जाते रहे हैं। आपको याद होगा कामागाटा मारू हिस्ट्री में जो घटना हुई थी, उस घटना आपको याद होगा। उसके बाद जाकर के आपको याद होगा कि किस प्रकार वैंकूवर में वो जहाज खड़ा था। उसके बाद जाकर के फिर अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया था खिलाफत आंदोलन,
कनाडा और अमेरिका से ही चलाया गया था। एक बड़ी मात्रा में एनआरआईज वहाँ पे रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों भारत कनाडा संबंध खराब हुआ है और खास करके जो खालिस्तान वाला मुद्दा है उसको लेकर के, और उसके बाद जाकर के वहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उनका भारत के प्रति बहुत अच्छी सोच नहीं रही है, तो दोनों के रिलेशन जो है वो खराब हुए हैं। तो चर्चा में तो आया है, तो भारत कनाडा संबंध आपको जरूर तैयार करके जाना चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन विवाद इसलिए तैयार करना चाहिए क्योंकि ये वो मसला है जो कभी हल ही नहीं हो रहा है, एक लंबे समय से विवाद बना और अभी भी बना हुआ है ये विवाद। तो इजराइल फिलिस्तीन तैयार कर लीजिएगा, नक्शा के साथ, मैप के साथ इस टॉपिक को तैयार करके जाना चाहिए, हर एंगल से मैं तो क्लास में तैयार करवाऊंगा। 2025 में जब हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, दिवस जब हम लोग मनाएंगे, और उसके दौरान जो सम्मेलन 3 दिन का होगा उससे जुड़े हुए सारी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कैसे शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, बैकग्राउंड के साथ जो रिसेंट वाला जो अभी सम्मेलन होगा उसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। उसके बाद जाकर के बांग्लादेश संकट, भारत के पड़ोस में संकट चल ही रहा है और उस संकट का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। उसके बाद जाकर के बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का मुद्दा, जो स्थानीय हिंदू है उनका मुद्दा, और उसके बाद इन मुद्दों से के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जाकर के भारत का बांग्लादेश के साथ जो संबंध है जो प्रभावित हुआ है, इसको भी आपको तैयार करके जाना चाहिए। इस एंगल से जब आप तैयार करके जाएंगे, ओवरऑल पूरा बिना बायस हुए इसको पूरे अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इसमें मैप भी बनेगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, और मैं उन टीचरों में से हूं जो टीचर आईआर पढ़ाने के दौरान मैप बनवाते हैं। आंसर में जब आप मैप बनाते हैं, और बॉर्डर डिस्प्यूट, बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा विवाद है कई जगहों पे, बांग्लादेश के साथ भारत का ईईजेड क्षेत्र का विवाद रहा है, बांग्लादेश के साथ इंडिया का द्वीप को लेकर के विवाद रहा है, बांग्लादेश के साथ भारत का घुसपैठ की समस्या रही है। और इन सारी चीज़ों को मैप से बेहतर किससे आप दिखा सकते हैं? जब तक आप मैप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखा पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसको हमें पूरी डिटेल में तैयार करना है। सीरिया में अचानक से सत्ता परिवर्तन हुआ है, या एक तरह से कहे तो विद्रोही गुट के द्वारा जो पिछली सरकार है उसको हटा करके सत्ता संभाली गई है। तो सीरिया संकट, अब इस पे ऑब्जर्व करते रहना है, देखते रहना है। अब देखना यह है कि मार्च अप्रैल तक क्या ये मुद्दा चर्चा में रहता है या खत्म हो जाती है जस्ट एक घटना के रूप में। तो अगर ये लगातार अगर एक हॉट इशू बना रहा, हॉट कैक बना रहा, तो अप्रैल तक अगर ये बना रहा तो मार्च में हम लोग इसको क्या करेंगे, तैयार करके रख लेंगे, ठीक है। इसीलिए इस हिसाब से सीक्वेंस से चलेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में गतिविधि बढ़ी है, चाइना की भी गतिविधि बढ़ी है, बाकी देश भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को तो वैसे भी तैयार करके जाना चाहिए। साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन में चाइना की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं। कई सारे रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता होगा कि यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इससे 66वीं बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो दुनिया में कुछ ऐसे इंडेक्स है जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पूछा जा सकता है कुछ इंडेक्स, कुछ समिट और कुछ रिपोर्ट, यानी कुछ ऐसे रिपोर्ट भी पूछ सकता है, सूचकांक से भी और सम्मेलन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये तैयार करके जाना है। विश्व की जनसंख्या, भारत भी उन देशों में से है जिनकी जनसंख्या कुछ दिनों के बाद स्थिर होगी। चाइना की जनसंख्या घट रही है। मानव विकास सूचकांक बहुत साल हो गया है पूछे हुए, फिर से पूछ सकता है। खुशहाली सूचकांक या हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है, सिप्री का जो रिपोर्ट होता है हथियारों को लेकर के, परमाणु शस्त्रीकरण से लेकर के अन्य हथियार, ये करके जाना है आपको तैयार करके। इससे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। देखिए ये सब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता, लेकिन अब शॉर्ट नोट्स के लिए ये सब टॉपिक उभर करके सामने आया जब से शॉर्ट नोट्स पूछना शुरू किया है बीपीएससी ने। उसके बाद ये गरीबी सूचकांक, नवाचार यानी इनोवेशन, बाकू में जो कोप 24 हुआ था, 29 हुआ था, उसको तैयार करके। और एक मुद्दा जो पिछले बार भी हालांकि पूछ चुका है, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा, ये आगे भी पूछ सकता है, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। अब देखिए इसी सेक्शन में या पेपर 2 के किसी भी सेक्शन में इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल इश्यूज देख लीजिए, नेशनल इश्यूज में या राष्ट्रीय मुद्दों में 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग आपका पेपर 1 के सेक्शन 2 में भी पूछ सकता है, और पेपर 2 के सेक्शन 2 में भी इकोनॉमी वाले में 16वां वित्त आयोग। बीपीएससी का अगर बहुत पुराने पेपर पे जाएंगे, मेंस के पेपर में जाएंगे, तो एक बार वित्त आयोग पूछ चुका है बीपीएससी। तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है। भारत के पड़ोसी देशों में जो कई सारे संकट हुए हैं जिसकी वजह से भारत में रिफ्यूजीज
का एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है, शरणार्थियों का संकट एक बड़ा मुद्दा बन करके ओवरऑल इसको तैयार करके जाएंगे शरणार्थी संकट को लेकर के, क्योंकि इसका भारत पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो शरणार्थी समस्या को तैयार करेंगे। पिछले दिनों कई सारे राजनेता या कई सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो उनको पीएमएलए के तहत उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कई सारे उद्योग जगत के भी लोग हैं और कई सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं जिन पे, तो धन शोधन निवारण अधिनियम, हालांकि ये पुराना अधिनियम है, लेकिन पीएमएलए इसलिए चर्चा में है क्योंकि पीएमएलए के तहत कई सारे जगहों पे रिकवरी की गई है, कई सारे लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोगों पे मुकदमा भी चल रहा है, कई कई बड़े बड़े नेता भी शामिल है। तो आपको याद होगा कि एक बार बीपीएससी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, मिस यूजेज ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करके पूछा हुआ था के आरोप जो लगते रहे हैं कि सीबीआई या फिर आईबी या फिर रॉ या फिर उसके बाद जाकर के जो एक और संस्थान है जो चर्चा में रही है, तो उसका दुरुपयोग का केंद्र सरकार पे लगातार आरोप लगता रहा है, ठीक है, ईडी का, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक मुद्दा है और उन पे जो कार्रवाई होती है, जो आर्थिक गतिविधि को, वो पीएमएलए के तहत होती है, तो पीएमएलए करके हमें जाना है। पिछले दिनों कई सारे जगहों पे धार्मिक स्थल को लेकर के विवाद बढ़ा है कि कुछ समुदाय का कहना है कि ये धार्मिक स्थल हमारा था पहले और इसे तोड़ करके या इसको जमीन के इसके ऊपर मिट्टी डाल करके कोई दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा अपना उपासना स्थल बनाया गया। तो एक मुद्दा और उभर करके आया जो 1991 के दौरान आया था, जो बनाए गए थे, यानी उपासना स्थल अधिनियम, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उस एक्ट को लेकर के भी चर्चा में लगातार ये बना हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से इसको करके जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ा है इसका इंपॉर्टेंस और इससे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। बीपीएससी पिछले साल एआई से क्वेश्चन पूछ रहा है और भारत सरकार इंडिया एआई मिशन चलाई हुई है ताकि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग किया जा सके और इस क्षेत्र में और ज्यादा इनोवेशन किया जा सके। तो नेशनल इशू में ये चर्चा में है, इसको मैं तैयार कर दूंगा क्लास में अच्छे से। उसके बाद जाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि पिछले बार पूछ चुका है लेकिन अभी भी ये चर्चा में है, इससे या तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है या बड़े क्वेश्चन, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया यूसीसी को लागू करने की तरफ बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे सपोर्टर्स जो है उनका कहना है कि धीरे धीरे यूसीसी को लागू किया जाए, इस पे डिबेट भी चल रही है। तो पिछले साल की तुलना में बहुत सारा प्रगति इसमें हुआ है, तो एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्याय संहिता अभी अभी लागू हुआ है, हालांकि ये भी पूछ चुका है लेकिन इससे फिर से पूछे जाने की संभावना है, शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार करके जाएंगे। अपार आईडी अभी स्कूलों में चर्चा में है, बच्चों का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से अपार से भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, तो इसको भी तैयार करके जाएंगे। नेशनल इशू ज्यादा है, लिस्ट देख लीजिए। जैसे चंद्रयान के सफल होने के बाद चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी के मेंस में, वैसे आदित्य L1 के सफलतापूर्वक काम कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आदित्य L1 लगातार चर्चा में बना हुआ है, अलग अलग रिपोर्ट्स भेज रहा है, वो अलग अलग डाटा शेयर कर रहा है, इसरो उसको पब्लिक डोमेन में डाल रही है, तो आदित्य L1 मिशन चर्चा में है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। भविष्य का इंडिया का ये 2 मिशन, गगनयान जिसमें पहले राउंड में आपको पता है कि मानव रहित होगा, जिसमें रोबोट भेजे जाएंगे, और दूसरे जिसमें 3 में से 2 को भेजे जाने की 4 को चुना गया, जिसमें से 3 को अंतरिक्ष यात्रियों को भारत भेजेगा। तो गगनयान से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये साइंस टेक में भी पूछ सकता है और करंट वाले पेपर 1 के सेक्शन 2 में भी पूछ सकता है, पेपर 2 के सेक्शन 3 में भी पूछ सकता है। प्रोजेक्ट आकाश तीर ठीक उसी तरह है जैसे ब्राजील ये इजराइल का आयरन डोम है, तो इजराइल के आयरन डोम की तरह प्रोजेक्ट आकाश तीर है, जो कि मिसाइलों से बचने के लिए भारत का अपना एक डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, सेना के हवाले किया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड देख लेते हैं, अभी ये चर्चा में हालांकि है नहीं, इसको हटा दीजिए, ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड नहीं भी पूछ सकता है। अब जो पूछेगा वो 1 नेशन 1 इलेक्शन पूछ सकता है, चूंकि अभी अभी आपने देखा होगा संसद पे इस पे बहस भी चल रही है, ठीक है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है इस बार भी, ठीक है। उड़ान 5.0 इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। छोटे छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है, वायु परिवहन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
ये अभी भी चर्चा में है, क्योंकि इसको बहुत सारे जगहों पे अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया में। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो यहाँ पे मैंने किया है, इसको हटा देंगे, ये नहीं पूछेगा, चलिए ठीक है। उसके बाद जाकर के इश्यूज रिलेटेड टू बिहार। बिहार से भी कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन मेंस में आते रहे हैं। आपको याद होगा जीविका दीदी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में देखिए कौन कौन से मुद्दे फिलहाल है अभी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि फरवरी और मार्च तक जाते जाते मुद्दों में परिवर्तन होगा, प्राथमिकताएं बदलेगी, कुछ टॉपिक्स बाहर हो जाएंगे, कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे। इसीलिए मैं लेट से फरवरी में के सेकेंड हाफ से मैं शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का बैच, ताकि जो एकदम ताज़ा मुद्दे हो उन्हीं को हम लोग पढ़ सके। तो 7 निश्चय 2.0 लागू है बिहार में। तो 7 निश्चय के सभी आयामों को, सातों निश्चय को तैयार कर लेना है, और इसको को रिलेट करके किसी दूसरे टॉपिक के साथ भी पूछ सकता है। 7 निश्चय को जब आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आप इसको अदर आंसर में भी कोट कर सकते हैं, अदर आंसर में भी इसको को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 निश्चय को अच्छे से तैयार करके बिहार ने अपना चौथा कृषि रोड मैप लागू किया है, जो 2023 और 28 तक है। बिहार के पिछले 3 कृषि रोड मैप से बिहार पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बिहार में कृषि उत्पादकता बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है, लोगों की स्थिति भी सुधरे, कई सारे प्रोडक्ट में बिहार रैंकिंग में आ गया इंडिया में। तो स्वाभाविक रूप से जो एग्रीकल्चर रोड मैप है चौथा वाला, उसको अच्छे से तैयार करके हमें जाना चाहिए, इसके सभी आयामों को। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य में उद्यमियों को सपोर्ट किया जा रहा है, अलग अलग वर्गों को कुछ ऋण के साथ साथ अलग से भी उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसको भी टॉपिक को तैयार करके जाना है। बिहार में लगातार पर्यटन की संभावना बढ़ी है। बिहार सरकार की पर्यटन और जो परिवहन नीति है वो जारी की गई है, पर्यटन विकास हो रहा है, उसके लिए बिहार में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, बहुत सारे सर्किट्स बनाए गए, इन सब पे आपको करके जाना है। शराबबंदी हालांकि मुद्दा काफी पुराना हो गया है, मैं हर साल कराता हूं, हर साल नहीं आता इससे क्वेश्चन, लेकिन इस साल भी इसको मैं करा दूंगा एकदम जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके आधार पर, ताकि कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप उसके सभी आयामों को जान सके। बिहार को विशेष राज्य का केंद्र ने कह दिया है कि नहीं, अब किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन बिहार पिछले 30-35 सालों से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, तो इसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे, एटलीस्ट कंटेंट को तैयार करके रख लेंगे। अगर पूछे अच्छी बात है, नहीं पूछे तब भी हमें एक समझ तो होनी चाहिए कि बिहार रिजेक्ट भी अगर हुआ है इस मांग में तो क्यों, किस कारण से हुआ है। उसके बाद जाकर के जैविक कॉरिडोर जो कि गंगा के किनारे किनारे बन रही है, बस आप सिर्फ तथ्य याद कर लेते हैं कि ये जिला शामिल है गंगा के किनारे, लेकिन वो सिर्फ पीटी के लिए चलेगा। मेंस में ओवरऑल बिहार का ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको तैयार करके जाना चाहिए। बिहार के ऑर्गेनिक फार्मिंग के जितने आयाम है, ठीक है, जमीन के स्तर पर आप देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर, बीज के जगह पे अगर आप देखेंगे तो बीज के जगह पे हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले बीज, उसके अलावा अगर आप देखेंगे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। उसके बाद जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप उर्वरता के आधार पर देखेंगे तो रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद, कीटनाशकों की जगह देखेंगे तो रासायनिक कीटनाशक की जगह जैविक कीटनाशक। उसके बाद जाकर के फिर इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और इसका मार्केटिंग, ये सारा ओवरऑल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है उसे हमें तैयार करके जाना चाहिए बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। फिर एक और बड़ा मुद्दा उभर करके आया, बिहार नेक्स्ट हरियाणा बनने जा रही है आने वाले समय में स्पोर्ट्स में। आकाशदीप, मुकेश कुमार, ईशान किशन, उसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो बिहार में और भी कई सारे खेल हैं जिसमें बिहार के खिलाड़ी उभर रहे हैं। और बिहार भी एक कई सारे आयोजन, जैसे कि आपने देखा होगा कि एशियाई महिला जो ये है हॉकी चैंपियनशिप, उसका आयोजन किया गया। अब 2025 में खेलो इंडिया का जो जूनियर गेम है उसका आयोजन बिहार में होना है। उसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो पुरुष हॉकी जो एशियाई चैंपियनशिप है उसका आयोजन होना है, जिसके विनर जो है वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये सारे बड़े बड़े खेल प्रतियोगिता बिहार में हो रहे हैं। उसके बाद खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार के 38 जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। तो ओवरऑल जो बिहार में खेल की गतिविधि बढ़ी है और आने वाले समय में इसका बिहार को फायदा होगा, ये टॉपिक को तैयार करके आपको जाना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। इसको मैं तैयार करा दूंगा कि बिहार में किन किन क्षेत्रों में खेल में क्या क्या हो रहा है आगे। उसके बाद जाकर के बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खास करके जो बिहार ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बिहार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एक ओवरऑल
इन्वेस्टमेंट को लेकर के, बिहार में निवेश को लेकर के बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े घरानों ने रुचि दिखाई है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के बिहार सरकार भी कई सारे सबमिट बिहार के अंदर भी और बिहार के बाहर भी कर रही है, और उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। बिहार में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में बिहार में उद्योग बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार की भी आय बढ़ेगी, राज्य का भी विकास होगा। तो ओवरऑल बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी तैयार करके जाना है। ये टॉपिक अंतिम लिस्ट नहीं है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इस टॉपिक में समय के अनुसार सुधार भी होगा, यानी इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी जुड़ेंगे और इसमें कुछ पुराने टॉपिक्स जो है वो हटेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी और ये प्रक्रिया शुरू होगी 17 फरवरी से, और इसकी फीस तो इतनी कम रखी गई है, ये आपके रिजल्ट को तय करेगा। देखिए क्या होता है, आपको बता दूं कि प्रीलिम्स अलग चीज़ है, मेंस अलग है। मेंस एक आर्ट है जो राइटिंग जिसका बेहतर होगा, इसीलिए मैं क्लास में आंसर राइटिंग भी साथ साथ इन टॉपिक्स पे कराते चलूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे देंगे, आंसर राइटिंग भी क्लास में कराएंगे, आंसर फॉर्मेट में टॉपिक्स को कराया जाएगा। 2500 फी रखी गई है। 17 फरवरी से ये शुरू हो रहा है, 2 घंटे डेली चलेगी, और ये भी क्लास जो है वो मेंस के एक सप्ताह पहले तक चलेगी। जैसा मैंने कहा कि टॉपिक लगातार डायनेमिक होता है ये टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार जैसे कि मैंने कुछ आपको बताए भी लिस्ट, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग शामिल करेंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के रवि कुमार झा JH एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ये बैच को आप वहां पे बाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिंक भी डाल दिया है, मैं चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है ऐप का लिंक, और उसके बाद जाकर के मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा लिंक सपोर्टिंग टीम से, ठीक है। उसके बाद जाकर के निबंध का बैच जो कि 24 दिसंबर यानी शुरू हो रहा है, कल से ही शुरू हो रहा है। शाम की इसकी टाइमिंग है 8 से लेकर के 8 PM से लेकर के 10 PM तक ये क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप जरूर इसमें जुड़िएगा। निबंध का बैच है, इसमें भी आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में निबंध कराए जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि जो टेस्ट सीरीज निबंध का चल रहा है, जो निबंध के लेखन कार्यक्रम यानी इस बैच से जुड़ेंगे जिसकी फी 5000 रखी गई है, इस बैच से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी। अगर से सिर्फ टेस्ट सीरीज अलग से लेना है तो उसके लिए 1500 कॉस्ट रखा गया है, 1500 प्राइस रखा गया है। तो निबंध और इसकी वैलिडिटी 8 महीने है। बाकी डिटेल आपको ऐप में मिल ही जाएगा। इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में निबंध कराए जाएंगे। इसमें दार्शनिक विषय यानी फिलोसफिकल इशू, कंटेम्प्रेरी इशू के साथ साथ मैथिली और भोजपुरी मुहावरे पे भी निबंध कराया जाएगा। तो इस बैच से भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, फिर से यूट्यूब पे कोई सेशन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत।